तो मैम आज आप कौन सा टॉपिक कराने जा रहे हो? हमारा लास्ट टॉपिक बचता है बेटा, दैट इज जेल क्रोमेटोग्राफी। अब ये जेल क्रोमेटोग्राफी जो है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्या किया जा सकता है मैम, यहाँ हम बहुत ही इजीली उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो अगर आप 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि बेटा 7th सेमेस्टर का कंप्लीट एनालिसिस मैं ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको करवा चुकी हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सारी की सारी यूनिट्स हम कवर करवा चुके हैं और ये वाला जो लेक्चर होने वाला है वो हमारी इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। दिस इज गोइंग द लास्ट यूनिट एंड लास्ट यूनिट आपको जैसा पता है कि हमारे सारे टॉपिक हम ऑलरेडी वाइंड अप कर चुके हैं। ये जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर। इसी के साथ साथ पूरे हमारी कंप्लीट एनालिसिस खत्म हो गया। तो जितने भी 7th सेमेस्टर के बच्चे हैं बेटा, आप सभी का कंप्लीट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस यहाँ पर मैंने पूरा खत्म करवा दिया। यूनिट 1 से लेकर लास्ट तक हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो मैंने करवाया ना हो। और साथ में इन सभी के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जैसे ही आप टैप करेंगे, आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर आपको मिलने वाला है एक लिंक, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम से कनेक्ट करेगा। जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओगे, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो मैम आज आप कौन सा टॉपिक कराने जा रहे हो? हमारा लास्ट टॉपिक बचता है बेटा, दैट इज जेल क्रोमेटोग्राफी। तो आज के टॉपिक में हम सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक करने वाले हैं, दैट इज जेल क्रोमेटोग्राफी। इसके पहले जितनी भी टेक्निक थी वो मैं सब करवा चुकी हूँ। तो मुझे जरूर बताइएगा कि पूरी हमारी एनालिसिस की सीरीज आपको कैसी लगी। जो पूरा 7th सेमेस्टर हमारा आज फाइनली खत्म हो चुका है। और अगर आप किसी जूनियर को या सीनियर को जानते हो तो उनको जरूर से ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, उनका भी पूरा एनालिसिस का सिलेबस यहाँ से खत्म हो सके। डन। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। उससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है मैम? हमारा आज का टॉपिक है जेल क्रोमेटोग्राफी। ओके, अब ये जेल क्रोमेटोग्राफी जो है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। मैम किस नाम से जानते हैं बेटा? चाहे तो आप इसको जेल क्रोमेटोग्राफी के नाम से जान लीजिए, चाहे तो आप इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी से नाम से जान लीजिए। दोनों ही हमारे पास सही आंसर होंगे। या तो जेल क्रोमेटोग्राफी बोलिएगा या तो इसको बोलेंगे हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अब मैम इसमें होता क्या है, कैसे हमने इसको साइज एक्सक्लूजन बोला, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मैम? सबसे पहले आप यहां पर लिख दीजिए कि दिस क्रोमेटोग्राफी, सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे दैट दिस क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज, और इसका ये वाला नाम बहुत ज्यादा फेमस है तो ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। दिस क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, भूलना मत इस चीज को। दोनों में से किसी भी नाम से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो वो बोल देंगे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, या तो वो बोल देंगे आपका जेल क्रोमेटोग्राफी। तो दोनों में से किसी भी नाम से दिया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों बेसिकली हमारे पास ये होते हैं मैम। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसका मतलब क्या है? एक्सक्लूड का मतलब होता है निकलना, ठीक है। साइज मतलब यहाँ पर हम कोई ना कोई ऐसी चीजें देखेंगे जो कहीं ना कहीं साइज से रिलेटेड होंगी, यानी कुछ ऐसी चीज भी होने वाली है यहाँ जिसका साइज कम होगा, कुछ ऐसी चीज भी होने वाली है यहाँ जिसका साइज ज्यादा होगा। मतलब एक्सक्लूजन होगा, एक्सक्लूजन यानी निकलना, यानी रिमूवल होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। किसका रिमूवल होता है, क्या साइज देखते हैं, सब बताऊंगी। अभी के लिए इतना समझिए कि इस पर्टिकुलर टेक्निक में जितना हमें नाम से समझ आ रहा है कि यहाँ पर साइज के बिहाफ पर एक्सक्लूजन होने वाला है, साइज के बिहाफ पर चीजें एक्सक्लूड होने वाली हैं, और इस पर्टिकुलर टेक्निक को हम बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, या तो आप इसको मैम जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी बोल दीजिए। इसलिए यूजेस किसका करता है मैम? ये पोरस पार्टिकल का यूज करता है, और इसके जो पोरस पार्टिकल होते हैं ना, वो अलग अलग साइजेस के अवेलेबल हैं। तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन इजीली राइट दैट दिस टेक्निक uses porous particles। ठीक है ना?
किसका यूज करता है ये मैम? ये पर्टिकुलर जो टेक्निक है हमारी, ये पोरस पार्टिकल्स का बेसिकली यूज करती है टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज। यानी जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पर क्या होते हैं मैम, उनको यहाँ पर पर्टिकुलरली सेपरेट किया जाता है। या अगर हम लोग एक शॉर्ट सी भाषा में, एक शॉर्ट सी शॉर्टकट में बोलेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के आधार पर यहाँ पर सेपरेट किया जाता है। तो इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट बना के लिख लो कि इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक, ये जितनी भी मैं चीजें लिखवा रही हूँ सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक चीज अपने एग्जाम में लिख के आइएगा, देखना आपके नंबर कट ही नहीं सकते। सो इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड। मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है मैम? मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कि किसका साइज ज्यादा है किसका साइज कम है, साइज के बेसिस पर ये होता है। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है मैम? इसी पर्टिकुलर चीज की वजह से इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी को हम बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। क्या इतनी चीजें आपकी क्लियर हैं? तो ये हम लोग किसके बेसिस पर सेपरेट करते हैं मैम? ये बेसिस होता है हमारे पास सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, राइट। साइज के बेसिस पर हम इसको क्या करते हैं मैम? सेपरेट करते हैं। जनरली कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सेपरेट किए जाते हैं, ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाएगा कि जेल एक्सक्लूजन, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं मैम? जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी को सेपरेट करा जा सकता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड for the separation of biological molecules, राइट। डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्या किया जा सकता है मैम? यहाँ हम बहुत ही इजीली उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है मैम? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हो गए, एंड ये जो सेपरेशन होगा वो उनके मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंड दिस separation is based on the molecular weight of different polymers. Molecular weight of different polymers. ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि कैसे किसका हम यहाँ पर सेपरेशन करते हैं। अब जनरली अगर बोला जाए कि मैम यहाँ पे हमें ये बताइए कि ये जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी है या ये जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, ये जनरली किन टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए यूज की जाती है? तो याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास लार्जर बायोमोलिक्यूल होते हैं या जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी के लिए इस पर्टिकुलर टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये चीज आप जरूर से लिख लीजिएगा कि दिस पर्टिकुलर टेक्निक या दिस टेक्निक is specially used फॉर लार्जर मोलिक्यूल्स। जितने भी बड़े बड़े लार्जर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज करते हैं। या तो लार्जर बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं या फिर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। डन, दोनों में से किसी भी नाम से जाना जा सकता है। या तो आप इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल दीजिए या तो आप इनको लार्जर बायोमोलिक्यूल्स बोल दीजिए। इन सभी पे बहुत ईजिली क्या होता है मैम, यहाँ पर ये बेस्ड होता है। यहाँ पर ये बताइए जरा, जब ये पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी है, यहाँ पर मोबाइल फेज क्या रहने वाली है मैम? इन दिस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक मोबाइल फेज यहाँ पर आप कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेने वाले हो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी लिक्विड, दैट मींस यहाँ मोबाइल फेज कौन सी फेज में होगा? मोबाइल मैम बेसिकली लिक्विड फेज में पाया जाएगा। तो व्हाट वी कैन राइट हियर मैम, वी कैन इजीली राइट कि जब किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज किया जाता है यहाँ पर, व्हेन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज यूज्ड, है ना जी। जब हम क्या करते हैं मैम, जब आप यहां पर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हो एज अ मोबाइल फेज, यानी अगर तुमसे कोई ये पूछता है कि बता दो यहां मोबाइल फेज किस फेज में होगी मैम, मोबाइल फेज यहां लिक्विड में पाई जाएगी बिकॉज दिस इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तब इस क्रोमेटोग्राफी को पता है क्या बोलते हैं? तब इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी को जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। This is called as
जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे मैम, इसको हम पर्टिकुलरली जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानेंगे। राइट, दिस इज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस पर्टिकुलर टेक्निक में यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज कर रहे हो, लिक्विड फॉर्म में है, तो तब इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी को हम किस नाम से जानते हैं, जेल क्रोमेटोग्राफी। यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि वाई वी कॉल दिस एज अ जेल क्रोमेटोग्राफी, यू विल रिप्लाई क्योंकि मैम यहाँ पर मोबाइल फेज जो होती है वो कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी लिक्विड में पाई जाती है, इसलिए इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। डन। एंड दिस सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल का यहाँ पर जिस तरीके से सेपरेशन हो रहा है इसको बोला जाता है फ्रैक्शनेशन। तो यहाँ पर तुम ये भी चीज लिख सकते हो कि दिस सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्रैक्शनेशन। डन। इसको हम क्या बोलेंगे मैम, इसको हम बेसिकली फ्रैक्शनेशन का नाम देंगे। राइट, ये हमारे पास क्या हो गया, किस नाम से जाना जाएगा, फ्रैक्शनेशन से जाना जाएगा। और हमारे पास जो हम यहाँ पर पोर्स लेने वाले हैं, पोरस प्लग्स, यानी जो पोर्स लेंगे वो क्या, किस पे हम डिफरेंट करेंगे उनको मैम, उनके साइज पे। जिसका साइज जैसा होगा उसी के आधार पर उनका क्या होगा मैम, साइज के आधार पर यहाँ एक्सक्लूजन होगा। यानी द साइज ऑफ पोर्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं द साइज ऑफ पोर्स इन बीड्स। बीड्स यानी छोटे छोटे हमारे पास फेजेस टाइप के होते हैं। डिटरमिन्स द एक्सक्लूजन लिमिट, क्या डिटरमिन करेंगे मैम, एक्सक्लूजन की जो लिमिट होगी उसको डिटरमिन करेंगे। तो ये तो सारी की सारी हमने बेसिक चीजें समझ ली कि क्या हमारे पास होता है, ये किन किन नामों से इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी को जाना जाता है, ये सारी बेसिक चीजें हमने यहाँ पर समझ ली। अब हम फाइनली समझते हैं कि ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड टेक्निक होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके प्रिंसिपल से कई बार आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में आया तो लिखना ही लिखना है, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है हमारे पास। तो अगला और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपका होने वाला है प्रिंसिपल, यानी जो हमारी पर्टिकुलर टेक्निक है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जिसे हम साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, ये क्या होती है मैम, यहाँ पर हम अपने सॉल्वेंट को या मॉलिक्यूल्स को किसी मिक्सचर में डिसॉल्व करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ मैम, आप लिख सकते हो कि अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल इज डिसॉल्व्ड। हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं दैट अ मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल is easily dissolved। कहां पे डिसॉल्व किया जाएगा मैम, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, लिक्विड है, दैट इज मोबाइल फेज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कौन सी फेज में इसको डिसॉल्व किया जाएगा मैम, बहुत इजीली इसको मोबाइल फेज में जाकर के डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे ही आप अपने मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर को डिसॉल्व करोगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे मैम, इट इज अप्लाइड इन द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। ये जो हमारा डिसॉल्व करके तैयार हो चुका है ना मिक्सचर, इस मिक्सचर को कॉलम में डाला जाएगा। कौन सा कॉलम, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। तो वी कैन राइट दैट इट इज अप्लाइड टू क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। हमने अपने क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में डाल दिया इस मिक्सचर को। डन। अब मुझे जरा बताइए, यहाँ पर आपका ये जो है वो पूरा कॉलम में पड़ चुका है। अब इस कॉलम में क्या होगा मैम, इस कॉलम में ना हमारे सॉलिड सपोर्ट होते हैं, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स ऑलरेडी लाई करते हैं। तो लिखेंगे कि विच लाइज या विच कंटेन्स अ सॉलिड सपोर्ट। राइट, यहाँ पर क्या कंटेन करते हैं ये मैम, ये बेसिकली हमारे सॉलिड सपोर्ट कंटेन करेंगे। और ये जो सॉलिड आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे मैम, ये बीड्स के फॉर्म में आएंगे। तो हम लिख सकते हैं सॉलिड सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ बीड्स। राइट, ये जो बीड्स के फॉर्म में कॉलम में हमें मिलते हैं ये सॉलिड सपोर्ट होते हैं, जिन्हें आप स्टेशनरी फेज भी बोल सकते हो। और ये जो मोबाइल फेज होगी वो किस फॉर्म में होती है मैम, ये लिक्विड फॉर्म में होती है, दैट इज मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारा मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज इस तरीके से यहाँ पर आएगा। इसको मेंशन कर सकते हो, ये कौन से फेज में होंगे मैम, ये पर्टिकुलर हमारी स्टेशनरी फेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि क्या हमारा स्टेशनरी फेज रहता है, क्या मोबाइल फेज। कॉलम के अंदर जो ऑलरेडी बीड्स होती हैं वो आपकी होती हैं स्टेशनरी फेज, एंड ऊपर से जो हम सेपरेशन मिक्सचर डाल रहे हैं मोबाइल फेज के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, दैट इज व्हाट, दैट इज मैम मोबाइल फेज। डन। और ये होता कहाँ पे मैम, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में पूरी एनालिसिस हमारी जो है वो क्या होने वाली है, प्रोसीड होने वाली है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं।
याद रखिएगा, द मास ऑफ बीड्स विद इन द कॉलम इज ऑफन रेफर्ड, द मास ऑफ बीड्स, मास पे तो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगी, तो हम लिख सकते हैं कि द मास ऑफ बीड्स प्रेजेंट इन कॉलम ऑफन रेफर्स, जरा बताना मुझे, ये जो कॉलम के अंदर हमारे बीट्स प्रेजेंट है, इनका ये जो मास होगा वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैम, ये कॉलम बेड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑफन रेफर्स एज अ कॉलम बेड। कभी कभी ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि कॉलम बेड का तुमसे वो पूछ लिया जाए कि बता दो भाई कॉलम बेड का हमारे पास डेफिनेशन क्या होने वाली है, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास बीट्स प्रेजेंट है कॉलम में, ये बीट्स का जो भी मास होगा इन्हीं के बेसिस पर हम अपने कॉलम बेड को जस्टिफाई करते हैं, और हम बेसिकली इसको बताते हैं कि ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है, बीड्स जो होती है ना मैम, वो एक ट्रैप की तरह बिहेव करती हैं। व्हाट इज ट्रैप? ट्रैप मतलब होता है जाल, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर द बीड्स एक्ट एज अ ट्रैप। बीड्स किस तरह बिहेव करेंगी मैम, बीड्स जो होंगी वो हमारे ट्रैप की तरह बिहेव करेंगी। अच्छा, इनमें फंसता कौन है मैम, जितने भी स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं वो बीड्स के इस ट्रैप में फंस जाते हैं, जबकि जो भी लार्जर मॉलिक्यूल होंगे जिनका साइज बड़ा होता है वो इस ट्रैप में नहीं फंस पाते। ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी की। जैसा मैंने तुमको पहले ही बताया, ये मॉलिक्यूल के साइज पर डिपेंड करती है कि हमारे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का साइज क्या रहने वाला है। तो समझो, सबसे पहले तो कॉलम बेड में हमारे पास छोटी छोटी बीड्स प्रेजेंट होंगी जो ट्रैप बना रहे होंगे। इस ट्रैप में जो भी छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे साइज के, छोटे मास के, वो फंस जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े लार्जर साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, यानी वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। अभी मैं तुम्हें बहुत डिटेल में समझाने वाली हूं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, द बीड्स एक्ट्स एज अ ट्रैप इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रैप्ड, जहां पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या करते हैं मैम, जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो यहाँ पर्टिकुलरली ट्रैप कर दिए जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, लार्जर मॉलिक्यूल्स पास और एक्सक्लूड फ्रॉम द कॉलम। जितने भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका क्या हो जाएगा मैम, लार्जर मॉलिक्यूल्स विल पास, या फिर वो एक्सक्लूड हो जाएंगे कहां से मैम, कॉलम से बाहर निकल जाएंगे, वो ट्रैप नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका साइज कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे मैम, ये बेसिकली हमारे पास एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मैम, सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स विल इल्यूट फर्स्ट, जितने भी हमारे लार्जर मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे मैम, वो सबसे पहले तो कॉलम से निकल जाएंगे क्योंकि वो बीड में ट्रैप हुए ही नहीं है। तो जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल इल्यूट फर्स्ट, और फिर क्या हो जाएगा, फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इल्यूट हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन इल्यूट। फिर हमारे पास क्या होगा मैम, फिर हमारे पास जितने भी छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो हो जाएंगे इल्यूट। अब इसी चीज को मैं तुम्हें बहुत ढंग से समझाती हूँ, जस्ट लेट मी मेक अ डायग्राम। उस डायग्राम के बाद मैं तुम्हें इसी सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। एक मिनट बस। हमने यहाँ पर क्या बना लिया मैम, यहाँ आपने बेसिकली एक प्रकार का रेजिन बना लिया है। अब यहाँ सिमिलरली मैं क्या करूँ मैम, यहाँ आप एक और प्रकार का रेजिन बना लीजिए। अब हमने यहाँ पर क्या किया मैम, आपने दो अलग अलग प्रकार के रेजिन बना लिए। अब इस रेजिन के पास क्या कनेक्टेड होंगे मैम, अब इस रेजिन के पास ना बेसिकली हमारे पास काफी बड़े बड़े मोलिक्यूल्स पाए जाएंगे जो कि इस रेजिन में ना पाए जाकर यहाँ पाए जा रहे हैं। ये देखो, मैं बड़े बड़े साइज के मोलिक्यूल बना रही हूँ जो हमें इस रेजिन के बाहर यानी लगभग कहीं यहाँ पर मिल रहे हैं। ये हमारे रेजिन के बाहर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, डन। तो ये हमने क्या बना लिया मैम, ये आपने लार्जर साइज के बेसिकली मॉलिक्यूल बनाए। अब कुछ मॉलिक्यूल हम ऐसे बना लेते हैं जो उतने ज्यादा लार्जर साइज के नहीं है, यानी जो थोड़े से छोटे हैं, मीडियम साइज के मॉलिक्यूल हैं। तो हम क्या करेंगे मैम, इधर आप कहीं पे हमारे मीडियम साइज के मॉलिक्यूल बना लो। हालांकि कुछ मीडियम साइज के मॉलिक्यूल जो होंगे वो बाहर भी होंगे, कुछ मीडियम साइज के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास कहाँ है मैम, वो हमारे पास बाहर भी है। अब कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होंगे बेटा जो बहुत ही छोटे साइज के होंगे। ये देखो, ये जो मैं व्हाइट वाले बना रही हूँ ये पता है कैसे हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा छोटे साइज के, एकदम स्मॉलर साइज के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब तुम्हें ना अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल इस रेजिन से कनेक्टेड दिख रहे होंगे। ये दो हमने बनाई रेजिन, अब इस रेजिन से कनेक्टेड तीन अलग अलग प्रकार के मैंने मॉलिक्यूल बनाए। ये जो पिंक वाले मॉलिक्यूल हैं ये काफी ज्यादा लार्जर साइज के हैं, जो बिल्कुल इस रेजिन में फिट ही नहीं हो पा रहे हैं। ये मैंने दो जो बनाई है ना, इनको आप बोल दो कि दे आर बीड्स।
हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मैम कि बेसिकली ये जो हमने बनाई है ये है बीड्स। डन, ये हमने बीड्स बना लिए। अब इन बीड्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल फिट हो रहे हैं मैम, यहाँ देखिए ये पिंक वाला जो मॉलिक्यूल है जो सबसे बड़े साइज का था वो तो फिट ही नहीं हो पा रहा है, जबकि ये जो मीडियम वाला था ग्रीन वाला ये यहाँ पर फिट है, ठीक है, ठीक ठाक फिट है। और ये जो स्मॉल छोटा वाला था ये बाहर कहीं नहीं मिल रहा है, ये पूरा फिट आ गया, क्योंकि इसका साइज जो है वो कैसे है मैम, इसका साइज सबसे छोटा है। अब मैं जरा एक टाइप कॉलम को बना देती हूँ। अब मैं क्या बनाऊंगी, अब मैं काम करती हूँ, आई विल मेक अ कॉलम। देखो यहां पर बना देती हूँ मैं अपना कॉलम। यहां पे मैंने क्या किया मैम, यहां बेसिकली आपने अपना कॉलम बना दिया है, राइट, दिस इज कॉलम। अब इस कॉलम में हमें क्या देखना है मैम, अब आपको इस कॉलम में देखना है कि कॉलम के अंदर क्या फील्ड होगा, स्टेशनरी फेज। मुझे जरा बताना इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल भी इसमें फिट नहीं है मैम, इन रेजिन में या इन बीड में ये पिंक वाला जो आपका मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल फिट नहीं है। जो फिट नहीं होगा वो सबसे पहले इल्यूट कर जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल इल्यूट करा मैम, विदाउट एनी डाउट हम बोल सकते हैं कि जो हमारा पिंक वाला मॉलिक्यूल है ना ये सबसे पहले बाहर निकल जाएगा, इल्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा मैम, उसके बाद ये जो मीडियम साइज का मॉलिक्यूल है थोड़ी देर बाद ये भी बाहर निकल जाएगा। हम क्या बोलेंगे मैम, आप बोल दीजिए कि ये जो मीडियम साइज का मॉलिक्यूल है थोड़ी देर बाद ये भी बाहर निकल जाएगा, वेरी नाइस। उसके बाद सबसे कम कौन बाहर निकलेगा मैम, ये जो पिंक वाला सॉरी व्हाइट वाला जो मॉलिक्यूल है ना, व्हाइट वाले ये बहुत देर में इल्यूट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो व्हाइट वाले मॉलिक्यूल हैं ये डीपली ट्रैप हो चुके हैं इन बीड्स के साथ, जो कसके जाल में फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं। उनका रिमूवल कैसा होगा मैम, उनका रिमूवल जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होगा, बिल्कुल स्लो नहीं हो, बिल्कुल फास्ट नहीं होगा। तो जरा बताओ ये वाला कौन से मॉलिक्यूल है मैम, ये बेसिकली लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं। और जितने भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका क्या हो रहा है मैम, इनका इल्यूशन सबसे पहले हो जा रहा है, दे आर इल्यूटिंग वेरी फर्स्ट। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, दे आर द मीडियम साइज मॉलिक्यूल। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं हमारे पास बेटा, ये आपके मीडियम साइज के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, जिनका इल्यूशन थोड़ी देर बाद हो रहा हो। ये कैसे होंगे मैम, ये स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल हैं। These are nothing but smaller size molecule। अब क्योंकि ये सबसे छोटे मॉलिक्यूल हैं, सबसे ज्यादा ट्रैप है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए मैम आप ये भी बोल सकते हो कि सबसे देर में इन्हीं का इल्यूशन होगा। तो सबसे इजीली लार्जर मॉलिक्यूल, फिर मीडियम साइज वाले, फिर स्मॉलर। बताओ क्या ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आया? पूरे डायग्राम में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, कहाँ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में समझ ली कि इस पूरी क्रोमेटोग्राफी में है क्या, किस तरीके से ये पूरा मेथड काम करता है, क्या इसका होता है यहाँ पर। डन, ये समझ गए हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और जो वो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम का। कभी कभी तुमसे एग्जामिनर एक फॉर्मूला पूछेगा यहाँ पर, वो फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम को एक्सप्लेन करता है। अब क्या होगा मैम वो पर्टिकुलर फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम यानी VT से रिप्रेजेंट करेंगे। T मतलब क्या मैम, टोटल, तो VT से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज VG प्लस VI प्लस V0। ये हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है किसका मैम, दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला ऑफ टोटल वॉल्यूम, जहां पर VT क्या है मैम, टोटल वॉल्यूम है। तो बताना इस फॉर्मूले में ही मुझे बताइए VI क्या होगा, V0 क्या होगा और VG क्या होगा। चलो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। VI हमारे पास क्या है मैम, ये जो VI है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जो आप सॉल्वेंट ले रहे हो इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या होगा। तो व्हाट इज VI मैम, VI इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कि पर्टिकुलरली सॉल्वेंट का वॉल्यूम क्या होने वाला है। चलो V0 हमारे पास बता दीजिए जरा क्या हो जाएगा मैम, V0 हो जाएगा फ्री सॉल्वेंट का वॉल्यूम। तो V0 हमारे पास हो गया फ्री सॉल्वेंट वॉल्यूम। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे बता दीजिएगा कि VG हमारे पास क्या होने वाला है मैम, ये है हमारे पास वॉल्यूम, VG इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पैकिंग। तो VG क्या है मैम, ये आप बहुत ही इजीली लिख सकते हो, दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पैकिंग। डन, ये हमारे पास क्या हो गया मैम, ये हमारे पास सारे के सारे टर्म्स आपने बता दिए। तो कभी भी टोटल वॉल्यूम आएगा उसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज VG प्लस VI प्लस V0, सबको हमें ऐड करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ फ्री सॉल्वेंट एंड टोटल पैकिंग का वॉल्यूम, सबको ऐड कर दोगे क्या बन जाएगा मैम, जैसे ही हम सबको ऐड करेंगे हमारा पर्टिकुलरली टोटल वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर बन चुका होगा। डन, अब हम बात कर लेते हैं एक बार हमारे पास में कि मोबाइल फेज कैसी रहने वाली है।
बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मोबाइल फेज कैसे होंगे, स्टेशनरी फेज कैसे होंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोबाइल फेजेस। मोबाइल फेजेस कैसे होंगे, हम ये दो चीजों से डिस्कस कर लेते हैं कि मोबाइल फेजेस किसके लिए हमारे पास मटेरियल क्या होना चाहिए और उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए हम किस सॉल्वेंट का यूज करने वाले हैं। ये दोनों चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट मटेरियल शुड बी एंड व्हाट शुड बी देयर सॉल्वेंट। तो अगर हमारे पास मटेरियल सिंथेटिक इलास्टोमर्स हैं, अगर हम मटेरियल की बात करेंगे और वो हमें दिए हुए हैं कुछ सिंथेटिक इलास्टोमर्स, तब हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो जाने वाला है मैम, तब आपके पास सॉल्वेंट हो जाएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। व्हाट इज दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज टोलुइन। तो इस केस में हमारा सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इट विल बी टोलुइन। अगर मटेरियल हमारे प्रोटीन्स हो गए हैं, अगर मटेरियल है प्रोटीन, जहां से सवाल सबसे ज्यादा बनने के चांसेस है, प्रोटीन्स अगर है तो क्या हो जाएगा मैम, प्रोटीन्स अगर है तो आप सॉल्वेंट के रूप में या तो आप वाटर ले सकते हो या तो आप सॉल्वेंट के रूप में बफर ले सकते हो, दोनों में से आप कुछ भी बहुत इजीली यहाँ पर ले सकते हो। तो दीज शुड बी द मोबाइल फेजेस। अब मोबाइल फेजेस के बारे में बातें खत्म हो गई हैं, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्टेशनरी फेज, कि हमारी जो पर्टिकुलर स्टेशनरी फेज है वो कैसी होनी चाहिए। चलो जी, अब हम किसके बारे में बात करते हैं मैम, अभी आप डिस्कस करेंगे स्टेशनरी फेज के बारे में। हम स्टेशनरी फेज अलग अलग डिफरेंट टाइप के ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग अ सॉफ्ट जेल, तो एज अ सॉफ्ट जेल हम क्या क्या ले सकते हैं इन स्टेशनरी फेज मैम, आप एक तो होता है सेफाडेक्स करके, तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हो मैम, एज अ सॉफ्ट जेल आप बेसिकली सेफाडेक्स ले सकते हो। जरा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये जो मैंने सेफाडेक्स लिखा है ये किसका एक एग्जाम्पल है, या फिर सेफाडेक्स के अलावा आप पॉलीअक्राइड अमाइड जेल्स भी ले सकते हो। तो हम नेक्स्ट क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट मैम आप बेसिकली पॉलीअक्राइल अमाइड जेल्स भी ले सकते हो। तो ये दोनों चीजें हम ले सकते हैं जब जब हम सॉफ्ट जेल के बारे में बात करते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर स्टेशनरी फेज के रूप में ले सकते हो। अच्छा, इनका काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब लेते हैं जब हमें किसी भी प्रोटीन का सेपरेशन करना होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बहुत इजीली, दैट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगर हमें पर्टिकुलरली किसी प्रोटीन्स का सेपरेशन करना होता है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट होने वाला होता है। ऑलराइट, अच्छा, सॉफ्ट जेल के अलावा हम और क्या ले सकते हैं मैम, सॉफ्ट जेल के अलावा आप सेमी रिजिड जेल भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी कौन सी आने वाली है, नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास में मैम आएगी सेमी रिजिड जेल। चलिए, अब मुझे बताइए कि अगर हम यहाँ पर सेमी रिजिड जेल ले रहे हैं तो हम किसका यूज कर सकते हैं मैम, आप बायोबीट्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पर किसका यूज करेंगे मैम, आप यहाँ बायोबीट्स का यूज कर सकते हो। अच्छा, इनसे किसका सेपरेशन होता है मैम, अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर प्रोटॉन है तो उसका सेपरेशन बेसिकली यहाँ पर हम करवा सकते हैं। डन। तो अगर हमारे पास कोई भी नॉन पोलर पॉलीमर होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ नॉन पोलर पॉलीमर। अगर कभी भी हमें एक नॉन पोलर पॉलीमर दिया है, हम बहुत इजीली उसका सेपरेशन यहाँ से करवा सकते हैं। डन। तो ये क्या हो गया मैम, ये आपने डिस्कस कर लिया हमसे सेमी रिजिड जेल के बारे में। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सेमी रिजिड के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हाईली रिजिड जेल्स, उन जेल्स के बारे में जो काफी ज्यादा हाईली रिजिड होते हैं। अब अगर हमें हाईली रिजिड जेल्स मिल रहे होंगे तो हाईली रिजिड जेल्स के एग्जाम्पल में क्या आते हैं और किस किस से हम बेसिकली इसको सेपरेट करवा सकते हैं। हाईली रिजिड जेल्स का यूज आप करवा सकते हो बेटा पोलर पॉलीमर्स के सेपरेशन के लिए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पोलर पॉलीमर्स। अगर हमें किसी भी पोलर पॉलीमर्स का सेपरेशन कराना है उसके लिए पर्टिकुलरली आप जिसका यूज करोगे दोज आर हाईली रिजिड जेल। अब एक और चीज है, हाईली रिजिड जेल का यूज सिर्फ पोलर पॉलीमर्स के लिए ही नहीं किया जा सकता, इस पर्टिकुलर चीज का यूज आप कर सकते हो किसी भी पोलर सिस्टम को सेपरेट करवाने के लिए। तो आई थिंक ये आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इफ इट इज क्लियर तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और जल्दी से समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस क्या होने वाली है, क्योंकि एप्लीकेशन से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस के फील्ड में। चलिए समझते हैं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं मैम। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे पहले अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो प्रोटीन फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन मतलब मैम सेपरेशन, यानी अगर कभी भी आपको किसी प्रोटीन को सेपरेट करना है आप इसका आराम से यूज करो, यानी हम लिख सकते हैं प्रोटीन फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन को ही आप सेपरेशन भी लिख सकते हो। चलो जी,
प्रोटीन फ्रैक्शनेशन के बाद हम इसका किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं? मैम मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको डिटरमिन करना हो तो आप यूज कर सकते हो, यानी हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन के अलावा अगर कभी हमें प्योरिफिकेशन भी करना होता है तो बेटा हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका यूज किस चीज में? मैम प्योरिफिकेशन में इसका हम यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट बताइए जरा हम किस फील्ड में इसका यूज कर सकते हैं? मैम अगर आपको शुगर मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को, पेप्टाइड्स को, इन सभी का सेपरेशन करना है, आप इस पर्टिकुलर टेक्निक का यूज कर सकते हो, यानी हम लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ। बताइएगा किस किस के सेपरेशन में यूज कर सकते हैं? मैम शुगर्स के, उसके अलावा प्रोटीन्स, उसके अलावा मैम पेप्टाइड्स, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे लार्जर बायोमोलिक्यूल्स मैं बता रही हूँ। चलो एक दो और लार्जर बायोमोलिक्यूल्स बताओ यहाँ पे, इनके अलावा क्या हो सकते हैं? मैम बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि रबर, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? मैम साइज के बेसिस पर, अभी तो आपने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, किसका क्या साइज है उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? मैम उसके बेसिस पर बहुत इजीली आप यहाँ प्योरिफिकेशन करवा सकते हो। उसके अलावा कोपोलिमराइजेशन स्टडीज के लिए इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर कोपोलिमराइजेशन स्टडीज, है ना, कभी भी हमें कोपोलिमराइजेशन कराना होगा हम उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए, यहां पर लिख दीजिए वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। अच्छा आरएनए क्या होता है, क्या तुम लोग मुझे इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता सकते हो? वेरियस टाइप ऑफ आरएनए एंड वायरसेस हैव बीन, आपको आरएनए का भी फुल फॉर्म बताना है, डीएनए का भी फुल फॉर्म बताना है। डन, हैव बीन प्योरिफाइड। तो ये बहुत सारे हमने क्या पढ़ लिए मैम? ये बहुत सारे आपने एप्लीकेशंस पढ़ लिए। इन सभी एप्लीकेशंस का बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी क्रोमेटोग्राफी की इस टेक्निक में। तो दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने आज के लेक्चर में आपको वाइंड अप कराई। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ, हमने पूरे लेक्चर में करा क्या। सबसे पहले तो मैम आपने बताया कि जेल क्रोमेटोग्राफी को हम और किस नाम से जानते हैं और हम बेसिकली इस नाम से क्यों जानते हैं, ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की। यहाँ कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो चुका था। देन हमने डिस्कस किया एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहां से सवाल बनना ही बनना है, दैट इज प्रिंसिपल, यानी ये जो हमारा साइज एक्सक्लूजन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है ये पर्टिकुलरली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। यहां पर मैंने तुम्हें बहुत ही डिटेल में एक एक चीज समझा दी है विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। देन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूले के बाद देखा मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज क्या होंगे। देन फाइनली हमने देख लिया कि इनका एप्लीकेशंस क्या है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, और इस लेक्चर के साथ आपकी पूरी क्रोमेटोग्राफी की सीरीज यहीं खत्म हो चुकी है। तो आज के इस लेक्चर के साथ हमने पूरा 7th सेमेस्टर का एनालिसिस खत्म कर दिया बेटा। आई होप ये सब आपके लिए इनफ होगा और ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और इन सभी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जरूर से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां आपको हर टाइप के नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री एकदम, कोई भी जिसका चार्ज नहीं है। बस व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सब कुछ रिसीव हो जाएगा आपको। सो दैट इज इट। जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।